रोहन की दुनिया लगातार बजती फोन घंटियों और जरूरी ईमेल्स की एक सिम्फनी थी। उसका ऑफिस मुंबई की एक चमचमाती इमारत की ऊंचाई पर शहर की हलचल भरी जिंदगी का शानदार नजारा देता था। वो एक सफल बिजनेसमैन था, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी मेहनत से एक साम्राज्य खड़ा किया था। उसके दिन का हर मिनट तयशुदा था, हर फैसला सिर्फ अधिकतम मुनाफे के लिए लिया जाता था। उसे लगता था कि वो एक बेहतर भविष्य बना रहा है, सफलता और दौलत की एक विरासत छोड़ रहा है। लेकिन शहर के लगातार शोर और काम की न खत्म होने वाली मांगों के बीच एक हल्की दूर की आवाज अक्सर उस तक पहुंचने की कोशिश करती थी। वो उसके पिताजी की आवाज थी, उसके शांत गांव से आती एक कोमल गूंज, उस जगह से जिसे उसने सालों पहले अपने बड़े सपनों के पीछे छोड़ दिया था। ये गांव सिर्फ एक नक्शे पर जगह नहीं था, ये उसकी बचपन की यादों की पनाहगाह था। उसे याद था कैसे वो हरे भरे खेतों में दौड़ता था, पहली बारिश के बाद मिट्टी की भीनी खुशबू और उसके पिताजी का मजबूत हाथ उसके हाथ में। अब ये यादें किसी पुरानी फीकी फिल्म के सीन जैसी लगती थीं, उसकी तेज रफ्तार जिंदगी से कटी हुई। जो इंसान कभी छोटी छोटी चीजों में खुशी पाता था, अब वही इंसान अपनी खुशी शेयर मार्केट के आंकड़ों और सफल बिजनेस डील्स में मापता था। उसने खुद को समझा लिया था कि यही तरक्की है, कि अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना ही प्यार का सबसे बड़ा इजहार है, भले ही इसका मतलब उनसे शारीरिक और भावनात्मक दूरी हो। उसके पिताजी, एक सीधे साधे इंसान जिनका दिल प्यार से भरा था, रोहन की दुनिया की जटिलताओं को समझ नहीं पाते थे। उन्हें न मुनाफे से मतलब था, न मार्केट शेयर से। उनकी दुनिया सूरज की किरणों, गांव के अपने लोगों और अपने बेटे को देखने की चाह के इर्द गिर्द घूमती थी। बेटा कब घर आओगे? ये सवाल भले ही साधारण था, एक पिता के अथाह प्यार और बढ़ती तन्हाई का बोझ लिए होता था। रोहन ये सवाल सुनता तो था, लेकिन उसके पीछे छुपी भावना को शायद ही कभी महसूस करता। उसके लिए ये एक रूटीन का हिस्सा था, हर हफ्ते की कॉल की एक तय स्क्रिप्ट। वो हमेशा एक रटी रटाई प्रतिक्रिया देता, एक ऐसा वादा जो उतना ही खोखला था जितना उसके कॉर्पोरेट मीटिंग्स का जार्गन। जल्दी ही आऊंगा पापा। उसे ये नजर नहीं आता था कि हर गुजरते दिन के साथ उसके पिताजी की आवाज थोड़ी और कमजोर पड़ती जा रही थी, उनकी उम्मीद थोड़ी और फीकी हो रही थी। शहर ने रोहन के दिल के चारों ओर इतनी ऊंची दीवारें खड़ी कर दी थीं कि उसके पिता का शुद्ध, निस्वार्थ प्यार मुश्किल से ही उस तक पहुंच पाता था, बस एक हल्की, लगभग भूली बिसरी गूंज की तरह। हर रविवार सुबह फोन की घंटी बजती, एक रिवाज जिसे रोहन जितना जानता था उतना ही उससे थोड़ा डरता भी था। दूसरी तरफ होते उसके पिताजी, गांव के माहौल की हल्की सी गूंज के बीच उनकी आवाज एक नरम सुर में। रोहन बेटा कैसे हो? कुछ हालचाल और मौसम की बातें होती, फिर वही अनिवार्य सवाल आता। 6 महीने हो गए हैं, आम के पेड़ फलों से लदे हैं, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कब आओगे घर? ये शब्द हमेशा नरम होते, लेकिन उनमें एक ऐसा बोझ छुपा होता जिसे रोहन के लिए झेलना हर दिन मुश्किल होता जा रहा था। वो अपनी भरी हुई डायरी की तरफ देखता, मीटिंग्स, डेडलाइंस और इंटरनेशनल ट्रैवल प्लान से भरी हुई। मालूम है पापा, मैं भी आपको बहुत मिस करता हूँ, लेकिन अगले महीने एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट लॉन्च है, पूरी टीम मुझ पर निर्भर है, अभी निकल पाना मुश्किल है। जैसे ही ये सब खत्म होगा मैं जरूर आऊंगा, शायद दिवाली के बाद। यही उसकी बहानों की तयशुदा स्क्रिप्ट थी, हमेशा कोई प्रोजेक्ट, कोई मीटिंग, कोई कॉन्फ्रेंस या कोई जरूरी बिजनेस ट्रिप। उसकी जिंदगी रुकावटों की एक सीरीज बन गई थी और घर जाना हमेशा एक ऐसी लग्जरी लगती थी जो अगली बड़ी उपलब्धि के बाद ही मिल सकती थी, एक ऐसी मंजिल जो हर बार और दूर हो जाती थी। उसके पिताजी चुपचाप सुनते, बस एक हल्की सी आह उनके विरोध की जगह ले लेती। ठीक है बेटा, काम जरूरी है, बस अपना ख्याल रखना, समय पर खाना खा लेना। वो कभी बहस नहीं करते, कभी शिकायत नहीं करते, वो कभी रोहन को दोषी महसूस नहीं कराते, लेकिन उनकी इस चुप स्वीकृति में एक गहरी उदासी थी, एक मौन स्वीकारोक्ति कि अब उनके बेटे की दुनिया में उनके लिए कोई जगह नहीं बची है। रोहन फोन रख देता, थोड़ी देर के लिए अपराध बोध की एक हल्की सी चुभन महसूस होती, लेकिन अगला जरूरी ईमेल या अगली फोन कॉल उस भावना को जल्दी ही दबा देती और वादा अगले रविवार तक भुला दिया जाता।
बहाने हमेशा झूठ नहीं होते थे, लेकिन पूरी सच्चाई भी नहीं थे। सच्चाई ये थी कि रोहन अपने काम की रफ्तार का आदी हो गया था। किसी डील की खुशी उसके पिताजी की मौजूदगी के सुकून से कहीं ज्यादा असरदार लगती थी। वो भूल गया था कि धीमा कैसे हुआ जाता है, बस कैसे रहा जाता है। गांव अब उसके लिए बहुत धीमा, बहुत शांत, बहुत साधारण लगने लगा था। वो खुद से कहता था कि वो बहुत व्यस्त है, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे डर था। उसे डर था कि गांव की खामोशी उसे उसकी अपनी जिंदगी की उस खालीपन से रूबरू करवा देगी जिसे अब कोई भी सफलता भर नहीं सकती। मौसम बदलते गए और कॉल्स का स्वर भी धीरे धीरे बदलने लगा। उसके पिताजी की आवाज, जो कभी मजबूत और गर्मजोशी से भरी रहती थी, अब उसमें कमजोरी की एक कंपन आ गई थी। लौटने के सवाल अब ज्यादा बार और ज्यादा बेचैनी से पूछे जाने लगे। बेटा, अब मैं जवान नहीं रहा। मेरी आंखें तुम्हें देखने को तरस गई हैं। बस कुछ दिन के लिए आ जाओ, प्लीज घर आ जाओ। अब यह सिर्फ एक कोमल निमंत्रण नहीं था, यह एक बेबस पुकार थी। यह उस इंसान की पुकार थी जिसे वक्त अपनी मुट्ठी से फिसलता महसूस हो रहा था, जिसकी बस यही ख्वाहिश थी कि वो अपनी बाकी की जिंदगी अपने सबसे प्यारे इंसान के साथ बिता सके। रोहन एक नई इंटरनेशनल पार्टनरशिप की भागदौड़ में उलझा हुआ इन शब्दों को सुन तो रहा था, लेकिन उनमें छुपी बेबसी को समझ नहीं पा रहा था। वो अभी एक जरूरी डिनर के लिए विदेशी डेलीगेट्स के साथ जा रहा था। पापा, अभी बात नहीं कर सकता, एक मीटिंग में जा रहा हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। उस रात उसने कॉल वापस नहीं की। अगले दिन एक और बहाना बन गया, और उसके अगले दिन भी। ये अनसुनी पुकार दोनों के बीच हवा में लटकी रही, उनके बदलते रिश्ते की गवाही बनकर। उसके पिताजी ने अब पूछना ही छोड़ दिया, और उनकी बातचीत में एक नई भारी चुप्पी आ गई। ये चुप्पी किसी भी बहस से ज्यादा तकलीफदेह थी। ये चुप्पी हार की थी, एक उम्मीद के अंत की। रोहन ने इस चुप्पी को स्वीकृति समझ लिया। उसे लगा उसके पिताजी ने आखिरकार उसकी व्यस्त जिंदगी की मजबूरियों को समझ लिया है। उसे थोड़ी राहत मिली। हर कॉल के बाद उसे चुभने वाले अपराध बोध से छुटकारा मिल गया। उसे यह अंदाजा नहीं था कि यह चुप्पी शांति नहीं थी, ये तूफान से पहले की खामोशी थी। ये उस दिल की आवाज थी जो अब हार मान चुका था, एक पिता जो अपनी आखिरी सबसे प्यारी ख्वाहिश को छोड़ रहा था। वो अपनी महत्वाकांक्षाओं के पीछे भागता रहा, इस बात से बेखबर कि वो अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो रहा है। एक दोपहर उसके पिताजी ने फिर कॉल किया। इस बार उन्होंने गांव या आम के पेड़ों का कोई जिक्र नहीं किया। रोहन, बस तुम्हारी आवाज सुननी थी। बस इतना ही, न कोई अनुरोध, न कोई पुकार, बस एक साधारण गहरा प्यार और तड़प का इजहार। रोहन अपने लैपटॉप स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन में उलझा हुआ जल्दी से जवाब देता है। मैं ठीक हूँ पापा, थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करेंगे। उसने फोन रख दिया, ये जाने बिना कि उसने अपने पिताजी की आवाज आखिरी बार सुनी थी। उसने अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी कॉल को बस एक और रुकावट समझकर टाल दिया। वो कॉल जिसने रोहन की बखूबी संभाली गई दुनिया को हिला दिया, रविवार को नहीं आई। वो एक अफरात फरी भरे मंगलवार की दोपहर आई, जब वो एक हाई स्टेक्स बोर्ड मीटिंग के बीच था। कॉलर आईडी पर रीना का नाम चमक रहा था, उसकी छोटी बहन। उसने कॉल साइलेंट कर दी, खींच के साथ। लेकिन रीना ने तुरंत फिर कॉल किया, और फिर से। रोहन के पेट में एक ठंडी सी गांठ बनने लगी। रीना उसके शेड्यूल को जानती थी। वो कभी भी ऐसे बार बार कॉल नहीं करती जब तक कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी ना हो। बोर्डरूम से बाहर निकलते हुए उसने बालकनी में जाकर फोन उठाया। शहर का शोर अब धीमा पड़ गया था। रोहन, कहाँ हो? मैं सुबह से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। रीना की आवाज आंसुओं से भरी थी। उसमें एक घबराहट थी जिसने रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पापा आज सुबह गिर गए। वो बार बार तुम्हारा नाम ले रहे हैं, वो रुक ही नहीं रहे हैं। ये शब्द रोहन को जैसे झटका दे गए। अब बोर्डरूम की राजनीति, मुनाफे की योजनाएं, इंटरनेशनल डील्स सब बेमानी लगने लगे। उसके दिल के चारों ओर बनी दीवारें एक झटके में गिर गईं। उनकी जगह एक कच्चा डरावना डर आ गया। वो अपनी बहन की घबराई हुई सिसकियां सुन सकता था, और वही तूफान अब उसके भीतर भी उठ रहा था। क्या हुआ? पापा ठीक हैं? डॉक्टर ने क्या कहा? उसके सवालों में घबराहट थी, आवाज कांप रही थी। उसका मन पिछली सभी बातचीत में लौट गया। पिताजी की कमजोर आवाज, खुद की बेरुखी। डॉक्टर ने कहा है उनका दिल बहुत कमजोर है रोहन,
उन्होंने कहा, हमें किसी भी चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। वो बस यही कहते जा रहे हैं। रोहन को बुलाओ प्लीज। भैया, सब कुछ छोड़कर आ जाओ, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। प्लीज देर मत करना। उसकी आवाज में जो अंतिमता थी उसने रोहन को सिहरन से भर दिया। अब ये कोई आमंत्रण नहीं था, कोई उम्मीद भरी गुहार नहीं थी। ये एक आखिरी बेबस पुकार थी। अब और कोई बहाना नहीं बचा था। कोई प्रोजेक्ट इतना जरूरी नहीं था कि इस सफर को टाला जा सके। रोहन लड़खड़ाते हुए बोर्डरूम में लौटा। चेहरा सफेद, होश उड़ चुके थे। उसने सबके हैरान चेहरों की परवाह किए बिना कहा कि उसे फैमिली इमरजेंसी है और तुरंत जाना होगा। इमारत से बाहर निकलते हुए, टैक्सी पकड़ते हुए रीना के शब्द उसके मन में गूंजते रहे, प्लीज देर मत करना। अब वो हर पल बस यही दुआ कर रहा था कि कहीं वो सच में देर न कर दे। शहर की भीड़ भाड़ से गांव की शांति तक का सफर रोहन के लिए बस एक धुंधला सा एहसास बन गया था। फ्लाइट तो जैसे कभी खत्म ही नहीं हो रही थी और एयरपोर्ट से गांव तक का टैक्सी का सफर, सच में वो हर मिनट मेरे लिए एक सदी जैसा लग रहा था। हर बीतता लम्हा उसकी बेचैनी को और बढ़ा रहा था। बार बार पापा से हुई आखिरी बातचीत मेरे दिमाग में घूम रही थी। मेरी अपनी बेरुखी जैसे किसी श्राप की तरह गूंज रही थी। मैं इतना अंधा कैसे हो गया? पापा की आवाज में छुपा दर्द क्यों नहीं समझ पाया? वो इंसान जिसे उसकी तेज सोच और समझदारी के लिए जाना जाता था, वही अपने जीवन के सबसे अहम इंसान को पढ़ने में नाकाम रहा। ये विडंबना है और बहुत कड़वी भी। जब टैक्सी उस पुराने कच्चे रास्ते पर मुड़ी जो उसके पुश्तैनी घर तक जाता था, एक गहरा सन्नाटा उसका इंतजार कर रहा था। ये सन्नाटा, ये वो आम गांव की शांति नहीं थी, ये कुछ और था। घर के बाहर कुछ लोग खड़े थे, उनके चेहरे गंभीर, और जैसे ही राहुल पास पहुंचा, उनकी फुसफुसाहट थम गई। मेरा दिल डूब गया। मुझे सब समझ आ गया था, बिना किसी के कुछ कहे। वो लड़खड़ाते कदमों से गाड़ी से उतरा, भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। भैया, रुलाई में। उसकी बहन रीना दौड़कर उसके गले लग गई। उसका शरीर सिसकियों से कांप रहा था। उसकी आंखों के आंसू मेरे सबसे बड़े डर को सच कर गए। वो मौका, वो आखिरी मुलाकात राहुल खो चुका था। पापा चले गए, वो दुनिया छोड़ गए, अपने बेटे का इंतजार करते करते, अपनी आखिरी ख्वाहिश अधूरी छोड़कर। मैं घर के अंदर ऐसे गया जैसे कोई भटकती आत्मा हो। सब कुछ बिखर गया था। उसने अपने पापा को देखा, सफेद चादर में लिपटे, शांत और स्थिर। वो चेहरा जिसमें हमेशा प्यार और गर्माहट रहती थी, आज एकदम शांत था। अब न रविवार की फोन कॉल्स होंगी, न घर लौटने की मिन्नतें। वो आवाज जो मेरी जिंदगी का सहारा थी, हमेशा के लिए खामोश हो गई थी। कमरे की खामोशी इतनी भारी थी जैसे हर वो बात उसमें गूंज रही हो जो राहुल कह नहीं पाया, हर वो माफी जो अब कभी नहीं मांग सकेगा। पछतावे की लहर मुझे डुबो रही थी, जैसे सब कुछ बह गया हो। उसने सालों कांच और लोहे का साम्राज्य खड़ा किया, डेडलाइन के पीछे भागा, डील्स फाइनल की, मगर असली दौलत उसके हाथ से धीरे धीरे फिसलती रही। मैंने करोड़ों कमाए, लेकिन वो अनमोल चीज खो दी। उसने दुनिया जीत ली, मगर अपना पिता खो दिया। अब जब मैं यहाँ हूँ तो वो इंसान जो मुझे सबसे ज्यादा यहाँ देखना चाहता था, वही अब मुझे देखने के लिए नहीं है। और आखिरकार राहुल को अपनी महत्वाकांक्षा की असली कीमत समझ आ गई थी। उन दिनों में जो आगे आए, घर में एक घना कोहरा छाया रहा, रिवाजों और शोक का कोहरा। मैं बस सब कुछ यंत्रवत करता रहा। दिमाग सुन्न था, दिल जैसे बिल्कुल खाली। वो घर जहां कभी बचपन की यादें बसी थीं, अब पछतावे का मकबरा सा लगने लगा था। हर कोना, हर चीज जैसे मुझसे सवाल कर रही थी। पिताजी की पुरानी आराम कुर्सी जिस पर वो अखबार पढ़ते थे, बगल में रखे उनके चश्मे, दरवाजे के पास पड़ी घिसी हुई चप्पलें, हर चीज एक कड़वा एहसास दिला रही थी कि उन्होंने जिंदगी भर जो प्यार दिया, उसे वक्त रहते मैं समझ ही नहीं पाया। ये डायरी पापा की है, रोज लिखते थे इसमें। जब से तुम शहर गए तब से ज्यादा लिखने लगे थे। कहते थे जब तू यहाँ नहीं होता तो ऐसे ही तुझसे बात कर लेता हूँ। राहुल ने वो डायरी ली। उनकी चमड़े की जिल्दें वक्त के साथ पुरानी हो चुकी थीं। इनका वजन हाथ में उठाना जैसे किसी भी बिजनेस फाइल से कहीं ज्यादा भारी था। वो उन्हें खोलने से डर रहा था। डर था कि कहीं उन पन्नों में ऐसा कुछ न मिल जाए जिससे पिताजी की तन्हाई पूरी तरह सामने आ जाए। राहुल पिताजी की उसी आराम कुर्सी में बैठ गया जिसमें उन्हें न जाने कितनी बार देखा था, और धीरे धीरे पहली डायरी खोली।
पन्ने पिताजी की साफ झुकी हुई लिखावट से भरे थे। शुरुआती पन्ने गर्व और खुशी से लबरेज थे। शहर में राहुल की कामयाबी का जिक्र। मेरा राहुल अब बड़ा आदमी है, बहुत मेहनत करता है, मुझे उस पर बहुत गर्व है। राहुल की आंखों में आंसू आ गए, गर्व और गहरे पछतावे के मिले जुले भाव। पिताजी ने उसकी उपलब्धियां मनाई थीं और राहुल खुद कभी ये पूछ नहीं पाया कि पिताजी का दिन कैसा रहा। जैसे जैसे राहुल आगे बढ़ता गया, पन्नों की भाषा बदलने लगी। अब भी गर्व था, लेकिन उसमें अब तड़प भी थी। एक और रविवार, एक और छोटी सी कॉल। राहुल बहुत व्यस्त है, समझता हूं, लेकिन दिल चाहता है कि वो दिख जाए। आज उसे बताया कि आम पक गए हैं। बचपन में कितना पसंद करता था। उम्मीद है आने से पहले सारे खत्म न हो जाएं। हर पन्ना पिताजी की आत्मा की खिड़की था। सब्र, चुप्पी और बेपनाह मोहब्बत की दुनिया। राहुल को एहसास हुआ, उसने सिर्फ पिताजी की कॉल्स ही मिस नहीं की थीं, उसने उनका पूरा जीवन ही मिस कर दिया था। राहुल ने पूरी रात डायरी पढ़ते हुए गुजार दी। एक के बाद एक उन सालों को पन्नों में तलाशता रहा जब वो दूर था। हर पन्ना सिर्फ मौसम का बदलना नहीं, बल्कि उम्मीद के धीरे धीरे बुझ जाने की कहानी थी। उसने पढ़ा कि कैसे पिताजी की तबीयत बिगड़ रही थी, वो भी इतनी धीरे धीरे कि राहुल ने कभी फोन पर महसूस ही नहीं किया। घुटनों में अब ज्यादा दर्द रहता है, मंदिर अकेले जाना मुश्किल हो गया है। राहुल को याद आया उसी वक्त का एक फोन जब उसने जल्दी में पिताजी की बात काट दी थी, क्योंकि उसे जिम जाना था। अब वो याद सीने में चुभती थी। सबसे दर्दनाक पन्ने आखिरी महीनों के थे। लिखावट अब कांपती हुई, शब्द दूर दूर, जैसे हर एक लिखना भारी पड़ रहा हो। डॉक्टर कहता है दिल कमजोर है, लेकिन असली दवा तो बस बेटे की एक झलक है। दुआ करता हूं जल्दी आ जाए। राहुल की सिसकियां अब बेकाबू थीं, आंसू पन्नों को भीगा रहे थे। वो एक प्रेम पत्र पढ़ रहा था जो 10 सालों में लिखा गया। एक ऐसा पत्र जिसे उसने कभी खोलने की जरूरत ही नहीं समझी। वो शहर में कामयाबी की दौड़ में था और पिताजी यहां अकेलेपन की तरफ बढ़ते हुए हर दिन बेटे के नाम के सहारे। आखिरी पन्ना बस 2 दिन पहले लिखा गया था। बहुत छोटा, चंद शब्द, स्याही ऐसे फैली जैसे कोई आंसू गिरा हो। राहुल को फोन किया, व्यस्त था, बस उसकी आवाज सुननी थी, शायद कल। मगर कल कभी आया ही नहीं। राहुल ने आखिरी डायरी बंद की। उसका शरीर गहरे दुख से कांप रहा था, मानो ये दर्द उसे तोड़ देगा। रात की खामोशी में सिर्फ उसके बिलखने की आवाज थी। उसे अब समझ आ गया था। उसने सोचा था कि पैसों से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब असली सच्चाई सामने थी। इन डायरियों में सिर्फ पिताजी की जिंदगी नहीं थी, ये राहुल के अपने फैसलों का आईना थी। अब उसका पछतावा एक बोझ बन गया था जिसे उसे पूरी उम्र ढोना होगा। वो फिर से करोड़ों कमा सकता है, लेकिन पिताजी के साथ एक भी पल वापस नहीं ला सकता। वो अपनी गलतियां अब कभी नहीं सुधार सकता। इस बार मुंबई लौटना बिल्कुल अलग था। वो शहर जो कभी उसकी ऊर्जा और महत्वाकांक्षा का केंद्र था, अब उसे बेकार और खाली लगने लगा। ऊंची ऊंची इमारतें अब बस ठंडी और अकेली यादों की तरह थीं। उसका आलीशान अपार्टमेंट जो कभी सफलता की निशानी था, अब सोने का पिंजरा लगने लगा था। पिताजी की डायरी की सीखें उसकी आत्मा में गहरे उतर चुकी थीं। अब वो वैसा इंसान नहीं था जैसा गांव छोड़ते वक्त था। ऑफिस में घुसा तो वो पुराना जोश और सत्ता का एहसास कहीं गायब था। बस एक शांत संकल्प रह गया था। उसने अपनी मैनेजमेंट टीम को मीटिंग के लिए बुलाया। सबको लगा कि अब असफल डील की बात होगी, मगर राहुल का एजेंडा कुछ और था। मैं अपनी जिम्मेदारियां अब बांटने जा रहा हूं। हर महीने का आधा वक्त अब गांव में बिताऊंगा, परिवार के साथ, अपनी बहन के साथ और पिताजी की यादों के साथ। टीम में फुसफुसाहट और चिंता थी, मगर राहुल का फैसला अडिग था। बरसों बाद पहली बार उसने दिल की सुनी थी, न कि बैलेंस शीट की। उसकी जिंदगी में अब एक नई लय आ गई थी, ऐसा संतुलन जो उसने पहले कभी नहीं जाना था। गांव में बिताए दिन खाली नहीं थे। वो मेरे साथ खेत संभालने लगा, पुराने दोस्तों से मिला, गांव के बुजुर्गों की बातें सुनी। ताजे सब्जियों का स्वाद, बच्चों की हंसी, शाम की धूप, इन छोटी छोटी खुशियों में उसे असली जीवन का एहसास हुआ। अब वो सिर्फ मेहमान नहीं था, परिवार और समुदाय का हिस्सा बनकर जी रहा था। ये बदलाव सिर्फ गांव में वक्त बिताने तक सीमित नहीं था, शहर में भी उसका नजरिया बदल गया।
अब वो समय पर ऑफिस छोड़ता, दोस्तों और अपने खुद के लिए वक्त निकालता। अब उसके लिए प्रोजेक्ट्स से ज्यादा लोग और मुनाफे से ज्यादा रिश्ते मायने रखने लगे थे। उसके साथियों ने भी बदलाव महसूस किया। अब वो शांत, संवेदनशील और बेहतर लीडर बन चुका था। उसने भले ही अपने पिता को खो दिया, लेकिन खुद को पा लिया। ये तकलीफदेह सबक अब उसकी जिंदगी का मार्गदर्शन बन गया। पछतावे को उसने एक नई शुरुआत की प्रेरणा बना लिया। राहुल ने सबसे मुश्किल तरीके से सीखा कि घर आ जाओ कोई साधारण वाक्य नहीं है। यह सिर्फ एक इमारत में लौटने की दावत नहीं, बल्कि दिल से निकली पुकार है। यह हमारे समय, हमारी मौजूदगी और हमारे ध्यान की मांग है। यह याद दिलाती है कि हम सिर्फ अपनी नौकरी, बैंक बैलेंस या उपलब्धियों से नहीं, अपनों के प्यार से परिभाषित होते हैं। ये जड़ों की ओर लौटने की पुकार है, उन लोगों के पास जिन्होंने हमें हमारी सफलता से पहले भी प्यार किया। यह आत्मा की पुकार है जो कहती है, हमें तुम्हारी जरूरत है, हम तुम्हें याद करते हैं, हम तुमसे प्यार करते हैं। अपनी बेहतर जिंदगी की दौड़ में हम अक्सर अपना आज गिरवी रख देते हैं। हम सोचते हैं कि परिवार के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा हमारी मौजूदगी चाहिए, हमारा वक्त चाहिए। हम महंगे तोहफे भेजते हैं, पैसे ट्रांसफर करते हैं, सोचते हैं कि यह काफी है, लेकिन कोई भी तोहफा एक गले की गर्माहट नहीं दे सकता और कोई भी रकम बीते हुए पल वापस नहीं ला सकती। जो पल हम टालते हैं, जो कॉल्स हम मिस करते हैं, जो मुलाकातें हम आगे बढ़ाते हैं, वो हमेशा के लिए खो जाते हैं। इनसे जो खालीपन बनता है, उसे कोई भी भविष्य की सफलता कभी भर नहीं सकती। राहुल की कहानी हम सबके लिए एक गहरी, दिल तोड़ देने वाली याद है, जो जिंदगी की दौड़ में उलझे हैं। ये हमें रोककर सुनने के लिए कहती है, क्या हमारे अपनों की आवाज हमें बुला रही है और क्या हम इतने व्यस्त हैं कि सुन ही नहीं पा रहे? हमें कभी अपनी महत्वाकांक्षा की दीवारें इतनी ऊंची नहीं बनने देनी चाहिए कि नीचे से हमें पुकारने वाले लोग दिखना बंद हो जाएं। हमारे माता पिता, हमारा परिवार, हमारे अपने, यही हमारे असली सहारे हैं। यही वो घर हैं जहां दिल को हमेशा लौटना चाहिए। किसी हादसे का इंतजार मत करो जो ये अनमोल सीख सिखाए। तो फोन उठाओ, वो कॉल करो जिसे बार बार टाल रहे हो, वो सफर प्लान करो जिसे कब से टालते आ रहे हो। घर जाओ, सिर्फ कुछ घंटों के लिए नहीं, बल्कि खुले दिल से। उनकी कहानियां सुनो, उनकी खामोशियों में साथ दो और वो यादें बनाओ जो तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत होंगी। क्योंकि घर आ जाओ दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज है। ये बिना शर्त प्यार का ऐलान है। उस आवाज के हमेशा के लिए खामोश हो जाने का इंतजार मत करो। आज ही उस पुकार का जवाब दो।